नमस्कार दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीए और डीआर की बढ़ोतरी से जुड़ी ताज़ा खबरों की। सवाल ये है कि इस फैसले में आखिर देरी क्यों हो रही है और सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी कब तक मिलेगी। वित्तीय एक्सप्रेस और अन्य सूत्रों का कहना है कि तारीख 23 तय हो चुकी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। पिछले 19 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन अगली बैठक में क्या महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर पर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा? यह असमंजस अभी बरकरार है कि बढ़ोतरी 2% होगी या 3%। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें इस महत्वपूर्ण फैसले पर टिकी हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार अभी जारी है। होली बीतने के बाद भी डीए और डीआर की घोषणा का इंतजार जारी है, जो इस बार काफी असामान्य लग रहा है। 19 तारीख को कैबिनेट बैठक से उम्मीदें बंधी थीं, लेकिन कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और अन्य सूत्रों के अनुसार सरकार किसी भी समय इस संबंध में घोषणा कर सकती है। देरी की वजह वित्तीय मंजूरी और सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता को बताया जा रहा है, जिससे अंतिम निर्णय में समय लग गया। यह भत्ता, जो सीधे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन से जुड़ा होता है, हर साल 2 बार संशोधित किया जाता है और इसका असर उनकी कुल सैलरी पर साफ दिखाई देता है। आमतौर पर डीए में वृद्धि जनवरी और जून की अवधि के लिए की जाती है और इसके ऐलान की टाइमिंग अक्सर होली और दिवाली के आसपास देखी जाती है। पिछली बार दिवाली पर 53% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस बार की घोषणा को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। इस बार सरकार दुविधा में है कि डीए और डीआर में 2% की वृद्धि की जाए या 3% की, क्योंकि जनवरी के आईसीपी खुदरा मूल्य सूचकांक के आंकड़े उम्मीद से काफी नीचे रहे हैं। फैसले में देरी पहले भी हो चुकी है, इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि अगली कैबिनेट बैठक, जो संभवतः इस हफ्ते या शुक्रवार को हो सकती है, में इस पर मुहर लग जाएगी। यदि मंजूरी मिल जाती है तो बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी और पेंशन में जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिलेगा। इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा होगा, यह वृद्धि की दर पर निर्भर करेगा। 2% होने पर एक आंकड़ा होगा और 3% होने पर अलग। सबकी नजरें अब सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने पहले 23 तारीख को घोषणा की संभावना जताई थी, लेकिन वह परंपरा इस बार टूट गई। अब देखना यह है कि सरकार इस बार किस दिशा में कदम बढ़ाती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी से महंगाई भत्ते डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी। आमतौर पर होली या दिवाली के आसपास इस घोषणा की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह सिलसिला टूट गया। कैबिनेट बैठक में भी कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। देरी के पीछे मुख्य वजह एआईसीपी औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जनवरी में आई अप्रत्याशित गिरावट को माना जा रहा है, जिसने सरकार को सतर्क कर दिया है। पिछले 7 से 8 वर्षों में इतनी बड़ी गिरावट पहली बार देखी गई है और इसके कारण सरकार अब बढ़ोतरी को लेकर दुविधा में है। 2% की वृद्धि हो या 3% की। इसके अलावा वित्तीय मामलों और आर्थिक वास्तविकताओं पर भी विचार विमर्श जारी है, जिससे निर्णय में और विलंब हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2025 में संभावित 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद इसका सीधा असर फिटमेंट फैक्टर पर भी पड़ेगा। चर्चा यह भी चल रही है कि सरकार डीए और डीआर को मर्ज करने पर विचार कर सकती है। 2018 के बाद से यह सबसे कम वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आखिरकार कितनी वृद्धि का फैसला करती है, 2% या 3%। तमाम अटकलों और कारणों के बीच कर्मचारी और पेंशनभोगी किसी ठोस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, ईसीएचएस एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम से जुड़ी एक नई परेशानी सामने आई है, जिसे किसी झंझट से
कम नहीं कहा जा सकता। डॉक्यूमेंटेशन की लंबी प्रक्रिया और मरीजों को मिल रही असुविधाएं इलाज से ज्यादा सिरदर्द बनती जा रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय संगठन ने 21 मार्च को सभी कमांड्स को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ईसीएचएस कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह सामने आया है कि पैनल में शामिल कुछ अस्पताल लाभार्थियों के साथ मिलीभगत कर ईसीएचएस कार्ड का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। यह मामला न केवल सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि उन पूर्व सैनिकों के हितों को भी प्रभावित करता है जिन्हें समय पर और सही इलाज की जरूरत है। अब देखना यह है कि इस गड़बड़ी को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और लाभार्थियों को कब तक राहत मिलती है। ईसीएचएस सदस्यता के लिए आवेदन करते समय सभी प्राथमिक लाभार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित स्वघोषणा के पैरा 7 पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कार्ड का उपयोग केवल उनके आश्रितों के लिए ही किया जाएगा और इसका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है तो सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब इसी संदर्भ में सभी प्राथमिक लाभार्थियों को उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाते हुए निर्देश दिया गया है कि वे अपने आश्रितों के ईसीएचएस कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक नई स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करें। इस स्वघोषणा की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। ओआईसीपीसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभी प्राथमिक लाभार्थी स्वघोषणा पर उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करें और इसे समय पर अपलोड किया जाए। इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए वेबसाइट पर एक अपेंडिक्स के रूप में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी आसानी से मिल सके। जो निर्देश आपके सामने हैं वे लाभार्थियों के लिए जारी किए गए स्वघोषणा फॉर्मेट और दिशा निर्देशों से संबंधित है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी प्राथमिक लाभार्थियों को अपने और अपने आश्रितों को जारी किए गए ईसीएचएस कार्ड के दुरुपयोग को रोकने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी होगी। इसके लिए उन्हें अपनी मूल पॉलिक्लिनिक पर जाकर ओआईसी की उपस्थिति में स्वघोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा और इसे 30 जून 2025 से पहले अपलोड करना अनिवार्य है। फॉर्मेट में यह भी शामिल है कि लाभार्थी पूरी गंभीरता से घोषणा करते हैं कि यदि उनके या उनके आश्रितों द्वारा जारी ईसीएचएस कार्ड का कोई अनधिकृत व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो उनकी सदस्यता बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है। इतना ही नहीं, इस स्थिति में उनका जमा किया गया योगदान भी जब्त किया जा सकता है। इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद लाभार्थियों को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना और आवश्यक कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को हल्के में न लें और समय रहते इसे पूरा करें। अब बात करते हैं एक हालिया ऑफिस मेमोरेंडम की, जिसे उत्तर प्रदेश के सैनिक कल्याण अनुभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों की समस्याओं के समयबद्ध और एकल स्थान पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा आदेश संख्या 100 के तहत जिला सैनिक बंधु के गठन का निर्देश दिया गया है। यह आदेश 21 मार्च 2025 को जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़ी शिकायतों और उत्पीड़न के मामलों का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा रिट याचिका शीतल चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 20 फरवरी 2025 को पारित आदेश का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। इस समिति का उद्देश्य सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके परिवारजनों की शिकायतों के निवारण को प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। इस आदेश के तहत अब जिला स्तर पर एक सुव्यवस्थित प्रणाली के जरिए सैनिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उनकी आवाज समय पर सुनी जा सके।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी या कलेक्टर करेंगे। इसके अलावा पुलिस आयुक्त या उनके नामित अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति में एक नामित अधिकारी और एक सैन्य अधिकारी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी इस समिति के सदस्य और सचिव की भूमिका निभाएंगे। इस जनपद स्तरीय समिति की बैठकों में निर्णय लेने के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 50% उपस्थिति आवश्यक होगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 21 मार्च 2025 को जारी किया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान हो सके। इस आदेश को सुरक्षित रखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जिससे यह स्पष्ट हो कि यह समिति शासन द्वारा विधिवत रूप से गठित की गई है। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं एक अहम बयान पर जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आधुनिक युद्ध की बदलती परिभाषा में वही देश विजयी होगा जो समय के साथ खुद को ढालने और नई परिस्थितियों का लाभ उठाने में सक्षम होगा। जनरल चौहान ने राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा सुधारों और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह भी कहा कि सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सेना के एकीकरण और थिएटर कमांड्स की स्थापना को रक्षा सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, जिससे सेनाओं के बीच समन्वय और संचालन क्षमता में वृद्धि हो सके। उनका यह बयान इस ओर इशारा करता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहेंगे जो अपने सशस्त्र बलों को तकनीकी और रणनीतिक रूप से भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालने में सक्षम होंगे। दोस्तों, क्या वाकई पेंशन पाने के लिए 15 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? इसी चिंता को लेकर कल डॉ. मनजीत सिंह पटल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने उस नई पेंशन योजना यूपीएस पर सवाल उठाए जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। उनके मुताबिक यदि कोई जवान, चाहे वह पैरामिलिट्री फोर्स में हो या किसी अन्य सरकारी सेवा में, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है और 40 या 50 साल की उम्र में सेवा मुक्त होता है, तो उसे पेंशन पाने के लिए 60 साल तक जीवित रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण नीति करार दिया और पूछा, क्या यह किसी भी दृष्टि से उचित है? इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर मनजीत सिंह ने ट्विटर पर एक जबरदस्त अभियान शुरू किया, जिसने देखते ही देखते लाखों लोगों का समर्थन हासिल कर लिया। इस ऑनलाइन आंदोलन ने इतनी तेजी पकड़ी कि सरकार को पेंशन नीति पर पुनर्विचार के लिए गंभीर चेतावनी तक दे दी गई। इस व्यापक विरोध से यह साफ हो गया है कि लोग ऐसी व्यवस्था को कतई स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं, जहां रिटायरमेंट के बाद भी सालों तक पेंशन का इंतजार करना पड़े। अब बात करते हैं 92 वर्षीय गनर हवलदार बाज सिंह की, जिन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में वीरता का परिचय दिया। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के इस जांबाज योद्धा को उनके घर जाकर सम्मानित किया गया, जहां सेना के अधिकारियों ने उनकी बहादुरी और देशभक्ति को नमन किया। यह कदम न सिर्फ हमारे पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने की एक प्रेरणादायक मिसाल है, बल्कि उन तमाम जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी प्रतीक है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसी पहलें भविष्य में भी हमारे बहादुर सैनिकों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें।